नमस्कार, मैं हूं आशा रानी और आप देख रहे हैं आंसू टीवी इंडिया। सुबह की शुरुआत करेंगे आज की सभी बड़ी और मुख्य खबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी, सीतारमण से छीनेगा वित्त मंत्रालय। कौन कौन हो सकता है मोदी कैबिनेट से इन एंड आउट। मोदी सरकार में जल्द ही कैबिनेट रिसफल की चर्चा तेज है। कई मंत्रियों के विभाग बदलने की संभावना बताई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। निर्मला सीतारमण से वित्त मंत्रालय बदलने की भी चर्चा हो रही है। कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कुछ वर्तमान मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। सरकार परफॉर्मेंस और राजनीतिक समीकरण पर फैसला ले सकती है। राज्यों के प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखा जा सकता है। संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश होगी। अब तक किसी भी परिवर्तन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ये सभी बातें मीडिया रिपोर्ट्स और अटकलों पर आधारित है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री के निर्णय पर भी निर्भर करेगा। आधिकारिक सूचना आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तब तक इन खबरों को सिर्फ संभावना के रूप में देखना चाहिए। जुलाई 1 से कई नियम देश भर में लागू होने जा रहे हैं। इन बदलाव का सीधा असर आम लोगों के जेब पर पड़ सकता है। पासपोर्ट बनवाने की फीस में बढ़ोतरी हो सकती है। क्रेडिट कार्ड के कुछ चार्जेस और रिवार्ड से जुड़े नियम बदला जा सकता है। बिल पेमेंट्स और कैशबैक से जुड़ी शर्तें भी अपडेट हो सकती है। ITR फाइल करने वालों को नए नियमों का ध्यान रखना होगा। गलत जानकारी देने पर परेशानी बढ़ सकती है। समय पर ITR फाइल करना और डॉक्यूमेंट्स ठीक रखना जरूरी है। बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कुछ प्रोसेस भी अपडेट होंगे। नए नियमों का उद्देश्य सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाना है। लोगों को अपने खर्च और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना चाहिए। नए नियम लागू होने से पहले सब अपडेट्स जान लेना बेहतर रहेगा। इससे अनावश्यक चार्जेस और परेशानियों से बचा जा सकता है। 1 जुलाई से पहले अपने पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और ITR से जुड़े सभी नए नियम जरूर चेक कर ले। 30 जून तक LPG गैस उपभोक्ताओं को eKYC और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करना अनिवार्य होगा। जो लोग डेडलाइन तक प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे उनको गैस कनेक्शन अस्थायी रूप से बंद हो सकता है। सरकार ने फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए ये अभियान शुरू किया है। 30 दिन तक सूक्ष्म जांच और सत्यापन का अभियान चलाया जा रहा है। OTP आधारित सिलेंडर डिलीवरी व्यवस्था को और सूक्ष्म बनाया गया है। गलत या अधूरी जानकारी देने पर सब्सिडी भी रुक सकती है। अयोग्य या निष्क्रिय कनेक्शन को बंद किया जा सकता है। ग्राहकों को आधार, मोबाइल नंबर और अन्य रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह दी गई है। एक घर में एक ही वैध LPG कनेक्शन के नियम पर जोर दिया गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देश भर में वेरिफिकेशन अभियान तेज कर रही है। समय पर eKYC करने वाले ग्राहकों को कोई सुविधा नहीं होगी। नियमों का पालन करने से सब्सिडी और सिलेंडर सप्लाई जारी रहेगी। सरकार ने सभी उपभोक्ताओं से 30 जून से पहले सभी औपचारिकता पूरी करने की अपील की है। ये नए नियम पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जीवाड़ा रोकने और LPG व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लागू किए गए हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। रिपोर्ट के मुताबिक लेवल 1 से 5 तक की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव संभव है। नए पे स्ट्रक्चर से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में अच्छी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ DA, HRA और अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पेंशनरों को भी इसका लाभ मिलने की संभावना बताई गई है। हालांकि अभी अंतिम सिफारिशें जारी नहीं हुई है। आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसके बाद नई वेतन संरचना लागू की जाएगी। कर्मचारी अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अभी जो आंकड़े चर्चे में है वो संभावित अनुमानों पर आधारित है। सरकारी मंजूरी के बाद ही नई बेसिक पे फाइनल होगी। फिलहाल ये खबर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावित सैलरी वृद्धि पर केंद्रित है। अगले 24 घंटे होगा बेहद भारी। 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और 80 किलोमीटर स्पीड से तूफान का महा अलर्ट। अगले 24 घंटे में 16 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में
80 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेज आंधी और तूफानी की चेतावनी दी है। बिजली की गड़गड़ाहट और वज्रपात का भी खतरा बना रहेगा। नदियों और नालों का जल स्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। नीचे वाले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकता है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे गिरने का खतरा रहेगा। सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है। लोगों को जरूरी काम के बिना घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। किसानों को फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है। प्रशासन को आपदा प्रबंधन के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। स्थानीय मौसम बुलेटिन और सरकारी निर्देशों पर नजर बनाने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटे मौसम काफी खराब रह सकता है, इसलिए पूरी सावधानी जरूरी है। यह अलर्ट लोगों को सुरक्षित रहने और मौसम संबंधी सूचनाओं का पालन करने के लिए जारी किया गया है। 100 और 200 रुपए की नोट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही है। इस वजह से कुछ लोग इन नोटों को घर में जमा करने लगे हैं। कुछ मैसेजों में दावा किया जा रहा है कि ये नोट बंद हो सकते हैं, लेकिन सरकार या आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 100 और 200 रुपए की नोट अभी भी पूरी तरह से वैध है। लोगों को सिर्फ अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आरबीआई और सरकार की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया के हर वायरल मैसेज सच नहीं होते। किसी भी नोट को बंद करने से पहले आधिकारिक सूचना दी जाती है, इसलिए डरकर नोट जमा करने की जरूरत नहीं है। आप इन नोटों का इस्तेमाल रोजमर्रा के लेन देन में कर सकते हैं। अफवाहों से बेवजह घबराहट फैल सकती है, इसलिए किसी भी खबर को मानने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें। इस खबर का मुख्य उद्देश्य ये है कि अफवाहों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अब ब्लिंकिट, स्विगी की तरह किसानों को घर पर खेती का सामान डिलीवर किया जाएगा। ये नई ऑनलाइन सर्विस सबसे पहले एक राज्य में शुरू की जा रही है। किसान मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए आसानी से ऑर्डर कर सकेंगे। बीज, खाद, कीटनाशक और जरूरी खेती का सामान सीधे घर तक पहुंचेगा। इससे किसानों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। सरकार का मकसद खेती को और ज्यादा डिजिटल बनाना है। अच्छी क्वालिटी का सामान आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट के साथ कुछ जगहों पर कैश ऑन डिलीवरी भी मिल सकती है। गांव तक भी डोर स्टेप डिलीवरी का सुविधा पहुंचाई जाएगी। इससे खेती का सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। किसान समय पर जरूरी सामान पाकर खेती का काम तेजी से कर पाएंगे। ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव को बढ़ावा देगी। यदि ये योजना सफल रही तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को तेज, आसान और भरोसेमंद सेवा देना है। हफ्ते भर में चांदी 15,432 गिरी तो अब तक 36,000 सस्ता हो चुका है सोना लगातार सस्ता होते हुए 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1,40,000 रुपए पर पहुंच गया। इस तरह से चांदी जो 29 जनवरी को 3,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच चुकी थी, वो गिरते गिरते अब 2.5 लाख पर आ चुकी है। कीमतों में गिरावट का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पिछले हफ्ते सोना 5,000 रुपए से अधिक सस्ता हुआ तो चांदी 15,000 से अधिक लुढ़क गई। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना 1,40,000 रुपए पर गिर गया है। 1 किलो चांदी की कीमत में बीते हफ्ते 2,15,000 रुपए पर आ गई है। उस हिसाब से 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,39,461 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। उस हिसाब से देखा जाए तो चांदी में भी भारी गिरावट हुई है। यूपी के किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब वे अपना विवरण पोर्टल पर स्वयं अपडेट कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से सरकारी कार्य प्रक्रिया और आसान बनेगी। किसान अपने नाम, पता और अन्य जरूरी जानकारी खुद सुधार सकेंगे। इसके लिए बार बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। गलत एंट्री को समय पर ठीक करना आसान होगा। डिजिटल सुविधा से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सही रिकॉर्ड से सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा। पोर्टल पर अपडेट की प्रक्रिया को सरल रखा गया है। इससे डाटा की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर ऑनलाइन सेवा देना है। अपडेटेड रिकॉर्ड से योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचेगा। इस पहल से प्रशासनिक कार्य भी तेज और सुविधाजनक होगा। किसान अब अधिक आत्मनिर्भर तरीके से अपना रिकॉर्ड संभाल सकेंगे। ये फैसला उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और लाभदायक कदम है।
भारत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए तुरंत मानवीय सहायता भेजी। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री लेकर पहुंचा। इस मिशन के साथ भीष्म क्यूब भी भेजा गया। भीष्म क्यूब आपद के समय तुरंत चिकित्सा सुविधा देने में सहायक है। इसमें आवश्यक दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल है। राहत सामग्री का उद्देश्य प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुँचना है। भारत ने संकट की घड़ी में दोस्त देश के साथ खड़े होने का संदेश दिया। इस मदद से रेस्क्यू और राहत कार्यों को मजबूती मिलेगी। भारत ने आपदा प्रबंधन में अपनी क्षमता का परिचय दिया। मानवीय सहयोग भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत पहले भी कई देशों को आपदा का समय सहायता दे चुका है। इस पहल से भारत वेनेजुएला संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। राहत मिशन का मुख्य लक्ष्य जान बचाना और पीड़ितों को राहत देना है। यह अभियान विश्व मानवीय सहयोग में भारत की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने सोना कम खरीदकर और पेट्रोल बचाकर देश की मदद की है। इस जन भागीदारी के लिए उन्होंने सभी नागरिकों को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी देश को मजबूत बनाते हैं। ऊर्जा बचाना और संसाधनों को सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पीएम ने वोकल फॉर लोकल को अपनाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छता में भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया। युवाओं को नवाचार और देश सेवा के लिए आगे आने को कहा। उन्होंने कई प्रेरणादायक उदाहरणों को भी जिक्र किया। उन्होंने कहना था कि सामूहिक प्रयास से भारत और मजबूत बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मिलकर पूरा करना होगा। उन्होंने देशवासियों की सकारात्मक सोच की प्रशंसा की। अंत में उन्होंने सभी नागरिकों को देश हित में इसी तरह योगदान करते रहने का आह्वान दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से यात्रा प्रभावित हुई। इसके कारण 52 भारतीय यात्री रास्ते में फंस गए। कई सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हुआ। भारतीय दूतावास और स्थानीय प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान देने की अपील की गई। उन्हें केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने को कहा गया। सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। मौसम सुधरने पर यात्रा फिर से आगे बढ़ने की योजना है। फंसे हुए यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रेस्क्यू और निकासी के प्रयास जारी है। परिजनों से शांत रहने और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। सरकार ने कहा है कि सभी यात्रियों की सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाई में बैंक अलग अलग राज्यों में आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के हिसाब से बंद रहेंगे। कुछ छुट्टियां स्थानीय त्योहार और राज्य विशेष अवसरों के कारण होंगी, इसलिए सभी राज्यों में एक ही दिन बैंक बंद नहीं रहेगी। ग्राहकों को जरूरी काम पहले से निपटने की सलाह दी गई है। छुट्टी के दौरान शाखाएं बंद रहेगी, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग जारी रहेगी। एटीएम, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं भी सामान्य रूप से चलती रहेगी। चेक क्लियरेंस और शाखा संबंधी काम छुट्टी के दिन प्रभावित हो सकते हैं। बड़े लेन देन और बैंकिंग कार्य समय से पहले करना बेहतर होगा। आरबीआई का आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर देखकर अपने राज्य की छुट्टी जरूर जांच करें। इससे अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है। जुलाई में कई दिनों तक अलग अलग इलाकों में बैंक बंद रहेगी, इसलिए अपने सभी जरूरी बैंकिंग काम समय से रहते पूरा कर ले। यह हॉलिडे कैलेंडर ग्राहकों को पहले से योजना बनाने में मदद करेगा। आवारा डॉग्स को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसला लिया है। स्कूल, हॉस्पिटल और सभी पब्लिक कैंपस से स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाएगा। इस काम के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है। राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटीज को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जनता की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। डॉग बाइट के मामलों को कम करने पर जोर दिया गया है। डॉग्स के साथ मानवीय व्यवहार रखते हुए नियमों को पालन किया जाएगा। आवारा डॉग्स को रेस्क्यू करके उचित स्थान पर भेजा जाएगा। लोकल निकायों को की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने इसे जनहित में जरूरी कदम बताया है। इससे सुरक्षित और स्वच्छ परिवेश बनाने में मदद मिलेगी। सभी संबंधित संस्थाओं को निर्देशों का पालन करने को कहा गया। इस फैसले का मकसद आम जनता की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में 2027 तक 16 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।
नए शहर और कस्बे को भी इस सेवा से जोड़ा जा रहा है। घरों तक सस्ती, सुरक्षित और सुविधाजनक गैस पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है। इससे एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। नए कनेक्शन जारी करने का काम तेजी से चल रहा है। इस योजना से लाखों घरों को सीधा फायदा मिलेगा। शिल्प और व्यापारिक क्षेत्रों को भी पीएनजी से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसमें प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। गैस सप्लाई सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। योजना पूरी होने पर लाखों उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। 2027 तक उत्तर प्रदेश में किफायती और विश्वसनीय गैस सेवा का दायर काफी बढ़ जाएगा।